नमस्कार दोस्तों। जेपी मॉर्गन जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, लिब्रांडुओं का फंडर भी है और वो हमेशा इनको सपोर्ट भी करता है। जो वेस्ट की जो हेजमनी है उसका सरबरा, एक तरह से हम सोरोस बोलते हैं, तो ये भी कोई कम नहीं है, क्योंकि जिसके पास हो दाने उसके कमले भी सियाने, हमने शुरू में सुना है। जेपी मॉर्गन भी वही कमला है जो दाने भी हैं और कमले भी हैं इसके पास। उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि जो दुनिया में वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो वेस्टर्न पावर्स ने डोमिनेट किया, जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है, पूरी दुनिया को, इसका वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है। उसमें भारत का नाम भी लिया गया है कि भारत और ये तीन चार कंट्रीज हैं जिसको उसने बोल दिया इविल नेशंस। वो हमें इविल नेशंस का दर्जा दे रहे हैं जेपी मॉर्गन वाले। और इसके ऊपर अब बात करेंगे डिटेल में आपके प्रिय उमेश जी के साथ। उमेश जी ने एक जो मुहिम शुरू करी थी, मैंने पहले बोला आपको, जय सिया राम की, इसे कंटिन्यू रखिए दोस्तों। जब जब हमने जय सिया राम का नारा लगाया है, आपके कमेंट्स आते हैं। मैंने एक चीज नोट करी है, सारी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। अब तो कई लोगों ने हर हर महादेव का नारा भी लगाना शुरू कर दिया। मैं बहुत कमेंट्स में पढ़ता हूं, किसने जय माता दी बोल दिया, फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज अपनी मुहिम को जारी रखिए, और जितना हम ये ज्यादा करते हैं उतना लिब्रांडुओं के पिछवाड़े में आग लगती है, और ये आग लगानी जरूरी है। अब हमें घर में बैठकर कल्पने की जरूरत नहीं है, इनको कल्पाना है। इसके लिए जय सिया राम का नारा बंद नहीं कीजिए। और उमेश जी को भी, इनको भी इनवाइट करते हैं जय सिया राम से। जय सिया राम। सर, ये जो जेपी मॉर्गन है, इनके जो सीईओ है, उसने सर एक चिलिंग डिक्लेरेशन दे दी कि इविल नेशंस इनके एम्बिशंस हैं टू टॉपल दिस वर्ल्ड ऑर्डर। सर, इविल नेशंस। सर ये जेपी मॉर्गन जो है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि यूएस का सबसे बड़ा कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है। और मैं हमेशा बता रहा हूं कि वर्ल्ड के अंदर तीन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपनीज है जो दे आर रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड। वो है वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट और ब्लैक रॉक। आज जेपी मॉर्गन चेस के अंदर सबसे बड़े शेयर होल्डर्स ये लोग हैं। अब आपको ये बताता हूं कि ये परिदृश्य क्या है। आपको ये मालूम, मैंने बता भी दिया था कि यूक्रेन के 40% एग्रीकल्चरल लैंड पे ब्लैक रॉक ने कब्जा कर लिया। अब क्या हो रहा है कि रशिया अपनी डिफेंस के लिए वो उन नेशंस को अपने तरफ मिला रहा है जो अमेरिकन हीगेमनी के शिकार हो चुके हैं प्रीवियसली। अभी उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट उन्होंने कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया के साथ किया था। उन्होंने स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट अभी उन्होंने ईरान के साथ कर रहे हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया इज ऑलरेडी सैंक्शन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान को भी उन्होंने सैंक्शन करके रखा है। अब क्या हो रहा है कि यूक्रेन और रशिया वॉर में आपने सुना होगा कि 10,000 नॉर्थ कोरियन सैनिक यूक्रेन रशिया की सीमा पे देखे गए हैं। और ईरान रशिया को ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई कर रहा है। अभी बात ये आई है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने बोला है कि ही इज विलिंग टू गिव क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स टू ईरान। जो सुखोई का जो प्रोडक्शन लाइन है, जो रशियन फाइटर जेट्स है, वो ईरान में बनाया जाएगा। अब आता है इसके अंदर चाइना। चाइना इज ट्राइंग टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स। उसने क्या किया है कि रशिया के साथ उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया है। वो उसको बोलता है नो लिमिट्स पार्टनरशिप। मतलब कुछ भी हो जाए, रशिया या चाइना को दोनों आपस में हेल्प एक दूसरे की करेंगे। इसके अलावा चाइना ने ईरान के साथ 25 इयर्स एक अग्रीमेंट करके रखा है, वेयर दे विल इन्वेस्ट $400 बिलियन इन इरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिफाइनरीज, पावर प्लांट। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनता जा रहा है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, और उसमें अभी ईरान भी जुड़ रहा है।
तो जेमी डायमंड इसी परिदृश्य में बता रहा है कि वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है, क्योंकि ये वेस्टर्न हीजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये देखिए, ब्रिक्स बैंक आया था। ब्रिक्स बैंक में आने से वहां पे एक नया पेमेंट सिस्टम हमने ऑलरेडी बना दिया है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बना रहे हैं, ब्रिक्स मेटल एक्सचेंज बना रहे हैं। तो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस विल हैपन इन लोकल करेंसीज, जिसको बैक किया जाएगा गोल्ड से। तो इसमें क्या होगा कि अमेरिका विल नॉट बी एबल टू प्रिंट डॉलर्स एट इट्स विश। उसका कोई डॉलर लेगा नहीं। आज जैसे आपको करेंसी कन्वर्शन करना है तो $200 पे 6.25% आपको देना पड़ता है, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट खत्म हो जाता है। सेकेंड, अभी आपने देखा होगा कि स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम होता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि आप एनईएफटी और आरटीजीएस करते हो अपने बैंकिंग इंडिया में बैंक्स में, वो भी मैसेजिंग पे चलता है। उसका उसका जो फंड ट्रांसफर होता है वो 2-2.5 घंटे बाद होता है। और आपने यूपीआई यूज किया है, यूपीआई में फंड इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है। जो ये ब्रिक्स मैसेजिंग सिस्टम रहेगा और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम होगा, उसमें आपके फंड इंस्टेंटली ट्रांसफर होंगे। मतलब आपको मॉस्को से मुंबई अगर फंड्स भेजना है तो मात्र 1 मिनट के अंदर आपके फंड्स आ जाएंगे, कि वो भी उसमें कन्वर्शन चार्जेस नहीं रहेंगे। तो आप सोच लीजिए कि अमेरिकन बैंक्स, अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये डॉलर कन्वर्शन से आपसे 2 बार आपसे पैसा लेते थे। पहले आपकी करेंसी से डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर से फिर बाद में रेसिपिएंट कंट्री में करना। अब इसको हटा दिया हमने। सेकेंड, हमारा जो डेटा उनके पास जाता था कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस प्राइस में कर रहे हैं, वो सब डेटा उनके पास चले जाता था। तो उस डेटा को लेके वो हमें आर्म ट्विस्ट करते थे कि आप ये चीज करिए, वो चीज मत करिए। वो डिसाइड करते थे हमारी पॉलिसी इस डेटा को लेके। अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी होगा ब्रिक्स के अंदर ही होगा। तो अब यहाँ लेकिन पे आएंगे। उमेश जी, मुझे जी हम्म, बताइए, आपने बोल दिया कि 3 नेशंस है, इन्होंने बोल दिया जेपी मॉर्गन ने कि 3 नेशंस आर इविल। अब उसमें आपने ब्रिक्स का नाम ले लिया कि उसके अंदर चाइना भी है, रशिया भी है और उसके अंदर ईरान भी है। ये 3 इविल नेशंस हो गए, उसमें तो भारत भी है। तो भारत को भी इविल नेशन नहीं बोला उन्होंने? सर, मैं वहीं पे आ रहा था। अभी कल ही एक न्यूज आया है कि भारत की 19 एंटिटीज पे उन्होंने ब्रांड कर दिया है कल, फॉर सप्लाइंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट फॉर टू रशिया। तो एक तरह से भारत को भी चेतावनी दे रहे हैं, पर उन्हें लग रहा है कि भारत को अपने साइड किया जा सकता है। और भारत भी ब्रिक्स को एज अ काउंटर मेजर ले रहा है फॉर वेस्टर्न हीगोमनी, पर वो साथ में नहीं जा रहा है। भारत उधर सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। वो वेस्ट के साथ भी रह रहा है और ब्रिक्स में रह के अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ताकि वेस्टर्न नेशन उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सके। यही काम टर्की भी कर रहा है। टर्की भी टर्की भी चाहता है कि वो ब्रिक्स में आए, पर वो आ नहीं पाया, क्योंकि उसको ब्लॉक किया इंडिया और चाइना ने। बहुत लोगों को मालूम नहीं है ये बात। सब लोग सोचते हैं इंडिया है, बट देखा जाए तो इसमें चाइना ने भी ब्लॉक किया है उनको। क्योंकि टर्की नेटो का भी मेंबर है और यूएस के जितने भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, फाइटर एयरक्राफ्ट के जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में टर्की शामिल है। तो मुझे ये लगता है कि एक तरह से जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और वो जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जल्दी चाइना और ताइवान का वॉर भी चालू होएगा। साउथ चाइना सी में नेक्स्ट फ्रंट खुलने वाला है। और आपने देख लिया कि नॉर्थ कोरिया ने अपने जितने भी ब्रिजेस थे, रेलवे ट्रैक से, वो उड़ा दिया है साउथ कोरिया से। और वहां पे भी एक फ्रंट खोलने के मूड में रशिया है। अब ऐसा है कि सिर्फ रशिया, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, रशिया भी ट्राई कर रहा है। और रशिया भी अभी सारे मिसाइल सिस्टम ईरान को दे रहा है। अब इसराइल चाह के भी नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से अपनी दादागिरी नहीं कर पाएगा।
और पुतिन ने वॉर्न कर दिया न्यूक्लियर वॉर के लिए। कहीं ना कहीं वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एन हाइटेंड कॉन्फ्लिक्ट, एस्केलेशन कभी भी पॉसिबल है। सर, जैसे जेपी मॉर्गन ने बोला है कि ये इविल नेशंस, ये हमारी हेजमनी है जिसको कंट्रोल बोलते हैं वेस्टर्न पावर्स का, ग्लोबल ऑर्डर जिसको बोलते हैं ये लोग। ऑर्डर पता नहीं क्या है, डिसऑर्डर किया हुआ है, लेकिन ये अपने आप को बोलते हैं कि हमने पूरे ग्लोबल ऑर्डर को संभाल के रखा है वेस्टर्न पावर्स ने, जबकि पूरे दुनिया में स्यापा यही डालते हैं। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला है ये थ्रेट है, ये तीन कंट्रीज जो ब्रिक्स के अंदर भी हैं, मे भी भारत का नाम भी लिया होगा उन्होंने, क्या ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भाई ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है ब्रिक्स? दूसरा, अगर कर सकता है तो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो ये इविल कंट्रीज अप्लाई करेंगी? देखिए, एक तरफ से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो जेपी मॉर्गन है, ये डीप स्टेट का फिनेंशियल मुखौटा है। और जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो बहुत मायने रखता है जेपी मॉर्गन का। फेडरल रिजर्व को भी, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसमें भी जेपी मॉर्गन का बहुत बड़ा शेयर है। मतलब जो जेरोम पावल अगर उनके फेस है, उनकी कोई इतनी महत्व नहीं है, उनकी इतनी महत्व नहीं है जितना जेमी डायमंड की है। मैं पहले ये बात लोगों को बताने देना चाहता हूँ। सेकेंड, मेरे हिसाब से वो ट्राई करेंगे कि ब्रिक्स का ये पेमेंट बैंक है, ये जो भी सिस्टम है, उसके अंदर डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक का इंटीग्रेशन हो जाए। वो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं चाहेंगे क्योंकि नोबडी वांट्स कॉन्फ्लिक्ट, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जेमी डायमंड ने ये भी बोला है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स। अगर ईरान के पास आ गया तो ईरान ने तो बोल के रखा है कि वो इसराइल को मैप से हटा देगा, और इसराइल के ऊपर कुछ आता है तो अमेरिका को आना पड़ेगा क्योंकि इसराइल का सिक्योरिटी दिया हुआ है। और ईरान और अगर अमेरिका आएगा तो रशिया भी आएगा। तो ऐसा है कि इस टाइम पे मुझे क्या लगता है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि ब्रिक्स का जो पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। एक तरह से नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी हो सकता है। सेकेंड, हमने देखा है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ गए, आपने भी सुना होगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वेस्ट भी चाहता है कि डी एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बट वो कैसे हो, एक पेस सेविंग मेजर चाहिए उन्हें। कौन सा नेता ये कर सकता है? वो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है, क्योंकि उसने बोल दिया कि 24 घंटे में वो वॉर खत्म कर देगा। और जिस समय अगर 24 घंटे में वॉर खत्म हो गया और रशिया के ऊपर सैंक्शंस हटा दिए गए स्विफ्ट के, उसके $300 बिलियन के रिजर्व उसको दे दिए गए, तो रशिया क्यों परस्यू करेगा ब्रिक्स को? नॉर्मलसी आ जाएगी फॉर द टाइम बीइंग। बट प्रॉब्लम ये है कि ईरान के जो लीडर है कमेनी, उनका बहुत मन है कि वो रशिया के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, स्लेविक चर्च है, और चाइना के कम्युनिस्ट के साथ मिलके वेस्टर्न हिगेमनी को चैलेंज करें। तो ईरान चाहता है कि एक वॉर हो, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बना दे इसको। ये बन रहा है, बट पीस एफर्ट्स भी चल रहे हैं अभी। ऐसा नहीं है कि कल वॉर चालू हो जाएगा, बिल्डअप जरूर हो रहा है। यस, बिल्डअप है, टाइम लगेगा। और लेकिन सर, इस सारे सीन में भारत अपने आप को इकोनॉमिकली, मिलिटरली कैसे स्टैंड देखता है और कैसे अपने आप को बचा सकता है या रीशेप कर सकता है सक्सीड करने के लिए फ्यूचर में? आपको लगता है कि भारत को भी कोई प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर, भारत ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है। कल हमने बोल ही दिया था कि 200 टन गोल्ड आ चुके हैं और 200 टन गोल्ड आ जाएंगे। सेकेंड, भारत अपना यूपीआई इंटरनेशनलाइज कर रहा है। भारत अपने पेमेंट सिस्टम्स को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबको ऑफर कर रहा है। बहुत कंट्रीज के फिनेंस सिस्टम्स को, पेमेंट सिस्टम्स को भारत डिजाइन कर रहा है। 7-8 कंट्री में तो सीमलेस ट्रांसफर ऑफ करेंसी होना चालू हो गया है। और भारत अभी 114 जेट्स का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर भी निकाल रहा है। तो मिलिट्री भी
मिलिट्री वाइज भी वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। थर्ड, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है थैंक्स चाइना के लिए। अगर गलवान में वो अपनी फोर्सेस नहीं बैठाते तो हमारी बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही होता है। और आज आप देख लीजिए बॉर्डर रोड्स हमारे सिटी के रोड से बढ़िया है। वी शुड वी शुड क्रेडिट द मोदी गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस। और इकोनॉमिकली हो गया और डिप्लोमेटिक वे में हमारे जयशंकर अभी जो भी होता है वेस्ट को सीधा जवाब दे रहे हैं कि बस आप रशियन तेल मना कर रहे हो बट हम करेंगे। और उसके बाद एक एक चीज नोट कर लीजिए, रशिया से जो क्रूड इंपोर्ट होता है इंडिया उसी क्रूड को रिफाइन और प्रोसेस करके वेस्ट को बेच रहा है। सर वी हैव तो बिकम द लार्जेस्ट, इवन सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया हमने। यूरोप के लार्जेस्ट सप्लायर भारत है आज की डेट में। बरोबर है, आपकी बात एकदम ही सही है। और आपको ये भी बता देता हूं कि भारत एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंडिया में ही तैयार कर रहा है। आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि इतने डिफेंस कॉरिडोर्स इंडिया में बन रहे हैं और यहाँ तक कि रिवॉल्वर्स, राइफल्स, म्यूनिशंस इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अपने आर्म्स इसराइल को, आर्मीनिया को, इवन सर रशिया को अमेरिका भी को भी, एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन टू अमेरिका 10,000 रिवॉल्वर्स का तो हमारे पास ऑर्डर आया है अमेरिका से। सर ये इसके लिए हो गया है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में उन्होंने एक ऑफसेट क्लॉज रखा है कि अगर हम आपसे कुछ डीलिंग करते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू सोर्स 30% ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो उसके बेसिस पे फ्रांस और यूएस आर इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। और अभी तो ये इसके आगे जाके बोल रहा है कि पूरा प्रोडक्शन सिस्टम इधर आप ट्रांसफर करो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ। तो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रशिया ने सुखोई 30 का पूरा टेक्नोलॉजी दे दिया है और हम उसके हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज भी कर रहे हैं। और उसी प्लेन को अभी हम आर्मीनिया को भी बेचेंगे और देख लेना अगर रशिया को जरूरत रहेगा तो रशिया को भी बेचेंगे। तो भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि यूजिंग दिस एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। और सर ये काम सिर्फ मोदी नॉमिक्स ही हो कर सकते हैं। उन्हें मालूम है कि क्या करना चाहिए जिससे भारत की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी बढ़ती जाए। सेकेंड, सर भारत ने अपने आप को पोजीशन किया एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। आज वैक्सीन के साथ वैक्सीन मैत्री में 110 नेशन को उन्होंने वैक्सीन भेजी थी। सेकेंड, अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान को 2,50,000 टन वीट बेचे थे, वहां पे पूरी कॉफी कल्टीवेशन को हटा दी जिसके कारण अमेरिका जो अपने नेफेरियस काम जैसे अपने क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज को फाइनेंस करता था वो नहीं कर पा रहा है। और उसी के कारण अमेरिका ने इंडिया को मणिपुर में उंगली करके रखी है क्योंकि वो चाहता है कि मणिपुर में ड्रग्स का प्रोडक्शन चलता रहे ताकि वो अपनी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करे। और यही बात है कि आपने देखा है कि म्यांमार में भी प्रॉब्लम है और बांग्लादेश में भी रेजिम चेंज हुआ है, उसको भी इंडिया डील कर रहा है। बिल्कुल सही है सर। इसमें सारे सिनेरियो के अंदर एक मैटर है जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो ये है कि एक टेंशन्स है जो चाइना और यूएसए के बीच में वो बढ़ती जा रही है और ग्लोबल ट्रेड को लेकर एक कशमकश है दोनों कंट्रीज के अंदर। दोनों रिसोर्स रिच कंट्रीज भी हैं। तो आपको लगता है कि जो ये सारी टेंशन्स हैं ये और बढ़ने वाली हैं और ये भी इन्फ्लुएंस करेंगी वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में या रीडिफाइन करने में? सर अभी जो सिचुएशन लग रहा है, चाइना यूएस का डायरेक्ट फोकस है अभी चाइना पे। यूएस और ईयू ने अभी चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं उनके ईवी व्हीकल्स पे। यस। और अभी वो अपनी प्रोडक्शन लाइन जो चाइना में थी उसको वियतनाम, मैक्सिको और इंडिया में भेज रहे हैं। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि चाइना रैपिडली डेवलप ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि
चाइना चाहता है कि वो ताइवान को ले ले, क्योंकि ताइवान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर। जो ताइवान की फैक्ट्री है TSMC, वो वर्ल्ड के 54% उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है सेमीकंडक्टर्स का। वो भी एक नैनोमीटर्स, जो छोटे नैनोमीटर्स के अंदर उसकी बहुत ज्यादा पकड़ है, 80 to 90%। अब अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका ने अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ ताइवान के अंदर भेजना चालू कर दिए हैं। उसके साथ ही जर्मनी, यूके, फ्रांस सब ने अपने जहाज भेजने चालू कर दिए। तो एक तरह से डिफरेंस कर रहे हैं चाइना के ऊपर। डेमोक्रेट्स में क्या होता था, वो रशिया को अपना प्राइम प्रिंसिपल एडवर्सरी मानते थे और चाइना को कंपेटिटर। जब ट्रम्प साहब आएंगे, चाइना विल बिकम द प्रिंसिपल एडवर्सरी एंड रशिया द कंपेटिटर। तो अभी फोकस हो रहा है चाइना के ऊपर। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आगे जाके साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। प्रेशर ईज होगा रशिया से, क्योंकि रशिया के साथ दोस्ती करना जरूरी है वेस्ट को, क्योंकि उधर एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुके हैं। रशिया के पास 3 चीजें हैं, फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर। फूड। यस, तो आपको फर्टिलाइजर तो चाहिए, तो कहीं ना कहीं फीस लगना जरूरी है, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमी को फायदा होगा रशिया से करने से। बट आगे जाके एक इंटरेस्टिंग टाइम आ चुका है। जेमी डायमंड को लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि स्लो डाउन होगा बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, कोई ना कोई रीजन पे। और जैसे उन्होंने प्रोवोक किया था कि रशिया यूक्रेन वॉर में घुसे, वो प्रोवोक करेगा चाइना को। और ये बिल्डअप कैसे होगा, उसी बिल्डअप के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सर, आपको कितना रियलिस्टिक लगता है एक पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस 3 सो कॉल्ड इवल नेशंस एंड वेस्टर्न पावर्स, और इसका फॉलोआउट क्या होगा ग्लोबल मार्केट के ऊपर, स्पेशली ऑन अवर स्टॉक मार्केट? सर, मेरे हिसाब से ग्लोबल वॉर फिलहाल टाइम होराइजन में नहीं है, पर ये बिल्डअप जरूर हो रहा है। अलायंसेस फॉर्म हो रहे हैं, रशिया, ईरान, चाइना, साउथ सीरिया, नॉर्थ कोरिया, टर्की, इनके पोटेंशियल एलाइज हो सकते हैं। और उसके बाद ये भिखारी पाकिस्तान भी पहुंच जाएगा उधर, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा एक्सिस, इविल एक्सिस वेस्ट इसको प्रोट्रे कर रहा है। इंडिया, उनको मालूम है कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी मेंटेन कर रहा है। इंडिया का एक ही चीज है, फायदा जिधर है हम उधर रहेंगे। हमें ना तो सोवियत लेड ब्लॉक में जाना है, हमें ना तो वेस्टर्न लेड ब्लॉक में जाना है, हमें किसी के युद्ध में घुसना ही नहीं है। और मेरे हिसाब से इंडिया बरोबर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है कि सारे डिफेंस कंपनीज के प्लांट इंडिया में लगाने को बोल रहा है। तो उससे क्या होगा, जब आपका जब वॉर होगा, तब यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट्स होगा, और कोई भी नेशन इंडिया की टेरिटरी ऑटोमेटिकली उसको सिक्योर हो जाएगी बिना वॉर में जाके। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब सबके जो सप्लायर ऑफ आर्म्स, जब मोदी जी ट्राई कर रहे हैं कि भारत को एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाए कि वो किसी भी वॉर में, किसी की वॉर में इन्वॉल्व ना हो। इंडिया डज नॉट बिकम अ पॉन, जो बोलते हैं ना, प्यादा बन के किसी के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व ना करें। और मेरे हिसाब से जेमी डायमंड को भी ये बात समझ में आ गई है। इसके लिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली इंडिया का नाम नहीं लिया है, एक रेफरेंस जरूर दिया है कि हम आपसे नाराज हैं। ठीक है, नाराज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाराजगी हम दूर कर देंगे। हाँ, जैसे जयशंकर जी बोलते हैं, प्यार से समझा देंगे। तो ये जो प्यार की लैंग्वेज है, ये मोदी जी की पूरी टीम को आती है, और प्यार कैसे दिखाते हैं वो तो हमने हमेशा ही उनकी स्पीचेस में देख लिया। सर, जैसे ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अभी दिखाई देता है, वेस्टर्न पावर्स को भी दिखना शुरू हो गया कि इनकी दादागिरी का टाइम खत्म होने वाला है। आपको लगता है कि सारे सिनेरियो के अंदर भारत का जो रोल है, एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को लेकर आने के लिए, ये एक बैलेंसिंग फैक्टर हम कर सकते हैं?
स्पेशली अगर वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर किसी ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश करी, क्या भारत भी इन 3 इवल कंट्रीज का पार्ट बनेगा या बैलेंसिंग एक्ट का काम करेगा? सर भारत किसी भी पैक्ट में नहीं आएगा, ना तो वेस्टर्न लेड ऑर्डर में रहेगा, ना ये ईविल एक्सेस के ऑर्डर में रहेगा। भारत एक ही चीज देखेगा कि उसका फायदा किसमें है। भारत अपना फायदा देखेगा, अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी देखेगा, आर्थिक संप्रभुता में जो बोलता रहता हूँ। और यही है रियल इंडिपेंडेंस, कि आप किसी के ऊपर आपको कोई डिक्टेट ना कर सके। आप अपनी मर्जी का काम करो, और यूएस को झुकना पड़ेगा इंडिया के हिसाब से। हम नहीं झुकेंगे उनसे। सर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वेस्ट को और सर अमेरिका को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे। सर वो आपने देख लिया है कि कनाडा को कैसे यूज किया उन्होंने। अमेरिका डायरेक्टली तो इंडिया को अटैक नहीं कर रहा है, पर कनाडा के थ्रू कर नहीं रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप को एक इंटरनेशनल फूल बना चुके हैं। जैसे ज़ेलेंस्की है वैसे ही जस्टिन ट्रूडो हो चुके हैं। तो अमेरिका जो भी डर्टी वक्त है वो ये सब ज़ेलेंस्की है, ट्रूडो है, इन लोगों के जैसे लीडर्स के साथ करवाता है। वो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो अपने हाथ साफ रखता है, वो सुपारी देता है। और जस्टिन ट्रूडो और ये ज़ेलेंस्की एक तरह से सुपारी, अमेरिका के सुपारी किलर्स है। चलिए सर, अब देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, और इंटरेस्टिंग टाइम्स में आप जिस तरह से इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई मूवी चल रही हो मेरे सामने। पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है। और जो लोग सुन रहे हैं, आपको एक बात का तो गर्व होना चाहिए, जैसे उमेश जी ने समझाया है कि मोदी जी ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा रखने के लिए वो सारे कदम किए, ताकि कल को जाकर भी अगर कोई प्रॉब्लम वर्ल्ड में आती है तो हमें अपने आप को सिक्योर उन्होंने कर दिया। यानी कि दो चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। अगर शास्त्रों का उन्होंने ध्यान रखा है हमारे भारत के, तो शस्त्रों का भी ध्यान रखा है। और शस्त्रों का भी ध्यान इस तरह से है कि पहले तो हमारे जो शास्त्र थे वो पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिए, वो योगा हो, आयुर्वेदा हो, हमने स्प्रेड कर दिया। अभी जो शस्त्र हैं वो इन्हीं से टेक्नोलॉजी लेकर बनाकर इन्हीं को वापस भेज रहे हैं, वैसे ही जैसे तेल इन्हीं से लेकर इन्हीं को वापस भेजा जा रहा है। यानी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का कॉम्बिनेशन मोदी जी ने कमाल का इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत का जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत बड़ा इंडिजिनियसली डेवलप, भारत के अंदर डेवलप टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया है। उन्होंने मल्टी MIRV हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। ऐसा है कि वो दैट टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड ओनली बाय द इंडियन मिलिट्री, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। बस इतना ही बताऊंगा। और लोगों से ये, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे एक ही चीज बोलूंगा कि आपका स्नेह हमारे साथ बनाए रखें, और इस चैनल को सब जगह सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए। और आपके जो कंट्रीब्यूशन है आप गौ माता को दीजिए या किसी की शिक्षा में उसको हेल्प करिए। आपको किसी भी यूट्यूबर्स को आपको कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है, सही बात है। एवरीबडी। और इसमें कोई बड़ा खर्चा भी नहीं लगता है। यू कैन सेटअप अ यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहें तो सुमित जी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको इसके अंदर टोटल इसके जो निटी ग्रिटी है सब समझा देंगे। ठीक है सर, जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद एंड जय सिया राम।